बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। देखिए, जो लाल लिटमस है वो नीला होता है। जो नीला होता है वो किस में होता है? अक्षारीय माध्यम में होता है। किसमें होता है? अक्षारीय माध्यम में होता है। और अक्षारीय माध्यम का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7 से 14 तक होता है। तो यहाँ पे जो पीएच 10 है वो कैसा कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके अंडे का जो पिसा हुआ कवच होता है वो कहीं का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखिए, जो चूने के पानी को दूधिया करता है वो गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस विलयन में क्या होगा? देखिए, इस विलयन में क्या होगा, अर्थात वो किसके साथ क्रिया करता है? वो HCl के साथ क्रिया करता है। यदि हम यहाँ पे लिख दें 2HCl तो क्या बनता है हमें? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास 10 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो कितने को उदासीन करता है? 8 ml HCl से उदासीन होता है। यदि उसी विलयन का 200 ml कर दिया जाए, यहाँ पे कितना कर दिया जाए? 20 ml, 20 ml कर दिया जाए तो उदासीन करने के लिए HCl की कितनी आवश्यकता होगी? देखिए, 10 तो कितने से होता है? 8। 20 कितने से हो जाएगा? 16 ml से। ये भी दुगना है तो इसे भी आप दोगुना कर दो तो कितना हो गया? 16 ml। 16। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच, जब हमारे पेट भोजन है वो पचता नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटाएसिड। अपच भोजन से क्या बनता है? एसिड बनता है। और एसिड को हटाने के लिए हम कहीं का प्रयोग करते हैं? एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? एंटाएसिड सही है। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ दानेदार जिंक प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, जब जिंक है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन। जिंक क्या है? Zn प्लस का H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए, मैग्नीशियम क्या है? Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दोनों लेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस का H2। समीकरण संतुलित है क्योंकि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो समीकरण भी कैसा है?
संतुलित है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है। एल्यूमिनियम, तो यहाँ से क्या बनेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एल्यूमिनियम Al इज इक्वल टू Al2SO4 का थ्राइस प्लस का H2। समीकरण संतुलित करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 यहाँ पे, 3 H2SO4 हैं तो 3 यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन होंगे 3 यहाँ पे, तो समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, लोह के रेतन के साथ अर्थात लोह चूर्ण। तो क्या लिखेंगे, लोहा इज इक्वल टू क्या बनेगा, लोह चूर्ण के साथ, लोहे को हम क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं, तो फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, क्लोराइड प्लस का हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो क्या बन गया HCl प्लस का Fe इज इक्वल टू FeCl2 प्लस का H2। समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन है अल्कोहल का ग्लूकोज जैसे विलयन में भी, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। देखिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर में यहाँ पे एक रबर की कार्क है जिसमें 2 कीलें लगी हुई है। इसमें हमने अम्लीय विलयन डाल दिया, डालने के बाद हम इसमें वायर से एक स्विच लगा के, एक बल्ब लगा के बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पर जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है। अब देखिए इसी प्रयोग को हम किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज के लिए करते हैं। यहाँ पे अम्लीय विलयन की बजाय हमने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज डालने पर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की तो हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता, वो बल्ब क्या है, नहीं जलता। इसका मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है वो अपने आयनों में अपघटित नहीं होता। जब वो आयनों में अपघटित नहीं होता तो इसलिए वो अम्ल नहीं है। इसी प्रकार हम किसके लिए कर सकते हैं ये प्रयोग, अल्कोहल के लिए कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। देखिए आश्रित जल, जो आश्रित जल है वो न तो अम्लीय है न ही अक्षारीय है। जब वो अम्लीय और अक्षारीय नहीं है तो उसमें हाइड्रोजन जो वो अपने आयनों में विघटित नहीं होता। जब वो आयनों में विघटित नहीं होता तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जो वर्षा का जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है। देखिए जो H2O वर्षा का जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है तो वो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जो कार्बोनिक अम्ल है वो आयनों में विघटित हो जाता है। देखिए H2CO3 प्लस का H2O इज इक्वल टू 2H3O प्लस हाइड्रोजनियम आयन प्लस का CO3 पे 2 माइनस कार्बोनेट आयन में विघटित हो जाता है। और जो ये आयन है इनके कारण इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में
अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखिए, जब जल की अनुपस्थिति होगी तो अम्ल अपने आयनों में विघटित नहीं होगा, और जब आयनों में नहीं होगा तो ये कहीं का अम्लीय व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करता। बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 5 विलयन ए बी सी डी व ई जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की गई तो उनके पीएच मान क्रम से, देखिए हमारे पास ए बी सी डी और ई हैं जिनके पीएच मान 4, 1, 11, 7 व 9 हैं। देखिए, जब हम 0 से लेकर 7 तक चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है? अम्लीय होता है। जो हमारे पास 7 है वहाँ पे क्या होता है? उदासीन होता है। और जो 7 से 14 तक होता है वो हमारा क्या होता है? अक्षारीय होता है। क्या होता है? अक्षारीय होता है। देखिए, जितना हम इस साइड से चलते हैं, 0 से 7 की तरफ चलते हैं तो अम्लीयता घटती है। अम्लीयता घटती है 7 पे आते ही, और जब हम इस साइड में चलते हैं तो अक्षारीयता बढ़ती है। अब हमें बताना है कि कौन सा विलयन है उदासीन। उदासीन कौन सा है? डी वाला है, जिसका पीएच मान 7 है। तो उदासीन कौन सा हो गया? डी। प्रबल अक्षारीय, प्रबल अक्षारीयता बढ़ती है तो कितना हो गया? 11। सी प्रबल अम्लीय, बी दुर्बल अम्लीय। अम्ल कौन सा होगा? जिसका पीएच मान कम होगा 7 से 4 और दुर्बल अक्षारीय ई होता है। इसने कहा है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए, जो हाइड्रोजन आयन है वो किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल में होते हैं, अर्थात जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है, सी, जिसका पीएच मान कितना है? 11 है। तो ये कैसा होगा? इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होगी। उसके बाद 7 के बाद कौन सा आता है? 11 के बाद कौन सा आता है? 9। ई पे कितना है? 9 के बाद कौन सा आता है? सी, और सॉरी डी पे कितना है? 7 है। 7 के बाद हमारे पास कौन सा आता है? ए, जिसमें कितना है? 4 है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? बी का क्या है? 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयनों की संख्या है वो बी में, और सबसे कम किस में होती है? सी में होती है। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्नली ए और बी समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रश्नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? देखिए, प्रश्नली ए में हमारे पास क्या है? HCl, और बी में क्या है? एसिटिक अम्ल है। देखिए, जो हमारा HCl है वो कैसा है? एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, अर्थात प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। तो ये कैसा? अधिक आयनों में विघटित हो जाता है। तो ए में क्या होगी? अधिक बुदबुदाहट तेजी से होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ताजे दूध के पीएच मान 6, दही बनाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए, जो दही जमाने पे, देखिए दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। जो दही होती है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो क्या हो जाएगा? पीएच मान कम हो जाएगा। खट्टा बढ़ने के साथ साथ हमारा जो पीएच मान है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। हमारा क्वेश्चन है, एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध कुछ के पीएच मान को 6 में से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए, जो बेकिंग सोडा है वो अक्षारीय प्रकृति का होता है। जब वो अक्षारीय प्रकृति का है तो इसे मिलाने पर दूध क्या हो जाएगा? अक्षारीय हो जाएगा, जिससे दूध देर तक नहीं फटता। दूसरी बात, देखिए जो दही है वो लैक्टिक अम्ल के कारण जमती है, और जो उसके लिए कहीं की आवश्यकता होगी, अम्लीय परिस्थिति की आवश्यकता होगी।
लेकिन जो लैक्टिक अम्ल बनता है और जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है, क्षारीय है। जो अम्ल है वो क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसलिए दही बनने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आसानी से जल को अवशोषित करता है और जिप्सम का निर्माण करता है। यदि हम इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाने के काम नहीं आता। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब हम अम्ल और अक्षार के जलीय विलयन को आपस में मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। लवण और जल मिलता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, अक्षार में NaOH, अम्ल में HCl लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो लवण है, और H2O। देखिए, अम्ल में अगर हम पहले अक्षार ही लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और अम्ल में हमने क्या ले लिया, H2SO4, तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम सल्फेट प्लस का 2H2O। कैल्शियम सल्फेट क्या है, लवण है, 2H2O क्या है, जल है। धन्यवाद।